गुड इवनिंग। आज द हिंदू में 4-5 आर्टिकल हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, जिनके पॉइंट्स नोट कर लें। तो एक तो सबसे पहले जो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल में ये जो कॉलम होता है ये एडिटर डेस्क से होता है, माने इसमें नाम आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। और ये जो एडिटोरियल होते हैं ये गेस्ट होते हैं, इनमें नाम लिखा रहता है। तो ये पहला और दूसरा, और इसमें जो दो हैं, तो एक तो इसमें आज जो गेस्ट आर्टिकल है ये तो हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं आदरणीय वेंकैया नायडू जी का। तो इसमें एक बहुत अच्छा सारगर्भित आर्टिकल दिया गया है कि जो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो अब क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, हमारे राज्य की अपनी भाषाओं में। तो एक तो ये आर्टिकल है, किन किन राज्यों के लिए डिसीजन लिया गया इसमें है, इसको आप देख सकते। दूसरा, इसके नीचे का जो आर्टिकल है वो जीएसटी पर है। जीएसटी को लेकर के आप जान लें कि जीएसटी को लेकर के कहा गया था कि 5 साल तक जो है उसमें वो इंसेंटिव दिया जाएगा, और वो अब 22 को ख़त्म हो रहा है और कई सारे राज्यों का बकाया है। तो इसको लेकर के दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। तो क्यों नहीं लगाई जाती है, तो सभी लोग जानते हैं कि इस पर सेस और सरचार्ज जो लगाया जाता है वो राज्यों के बीच में बांटा नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से नहीं लगाया जाता, और इसमें सजेशन ये है कि इसे लगाया जाना चाहिए। और दूसरा सजेशन इस आर्टिकल में ये है कि जो जीएसटी के रेट्स हैं, ऐसा अमूमन ज़्यादातर देशों में जो है वो जीएसटी रेट्स यूनिफॉर्म है। और इन्होंने कहा है दुनिया के भारत के अलावा 4 और ऐसे कंट्री हैं जिनमें रेट्स जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। अपने यहाँ 5%, 12%, 18%, 27% के जो रेट है वो ऐसा केवल 4 कंट्री और हैं जहाँ पर हैं। तो इसका सजेशन ये है कि ये भी यूनिफॉर्म कर लिया जाना चाहिए। और इसके बाद यहाँ का जो आर्टिकल है, तो ये जो पहला आर्टिकल है ओवर द बॉर्डर लाइन, तो ये तो बहुत वैसा आर्टिकल है जैसा आजकल बहुत चल रहा है असम और मिजोरम को लेकर के। और इसमें निश्चित रूप से अब ये लगभग साल हो चुका है, इसलिए इसमें ज़्यादा आपके मतलब की चीज़ बचेगी नहीं। और नीचे जो है ऊज ऑफ टिग्रे, ये इथोपिया का एक की समस्या है। इथोपिया पहले तो डिक्टेटरशिप में था, अथॉरिटेरियन रूल था वहाँ पर। फिर 96 में वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, और जो वहाँ के आज के प्रेसिडेंट हैं वो अबी अहमद, उन्होंने 2000 में टिग्रे इलाके में जो है वो सेना भेजी थी, और उनको लगा था कि हम बड़ी जल्दी इस समस्या को सुलझा देंगे। लेकिन अभी उनको अपनी सेना को वहाँ से वापस बुलाना पड़ा, और टिग्रे पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स का अपना संगठन है, उसने सेना को झुकने के लिए मजबूर किया। और अभी ये उसके बगल में ये जो इथोपिया है, ये जो अफ्रीका का आप नक्शा देखते होंगे तो जो पूरब की तरफ ऐसे सींग नुमा उठा हुआ इलाका है उसको हॉर्न कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके सेंट्रल में बसा हुआ है। और चूंकि इसका जो रेड सी से लगा हुआ इलाका था, तो ये बॉर्डर था उसको, माने इसको एक्सेस था उसमें पानी में, सी में। लेकिन अब जो है वो इरिट्रिया बना दिया गया है। तो इरिट्रिया बना देने के कारण अब ये इथोपिया लैंड लॉक कंट्री हो गया है। ये इस समय लैंड लॉक कंट्री में दो आप ये देखोगे कि इथोपिया की अपनी सेना अपने ही इलाके से वापस आई हार करके, और दूसरा एक लैंड लॉक कंट्री है अफ़गानिस्तान, जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सेना हार करके लौटी है, वो यूएस की है। तो अभी सूडान में नदियों में बहती हुई लाशें दिखाई पड़ी, तो इससे माना गया कि ये जो वहाँ की सेना ने जो बर्बरता की है वहाँ के लोगों पर। तो इथोपिया एक मल्टी कल्चरल नेशन है, और वो अफ्रीका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन है, और वहाँ यूएन का जो वन ऑफ द
इनिशियल मेंबर्स टू साइन ऑन द यूएन चार्टर, तो वो उसका मेंबर बना। और उसने जो पहल किया अफ्रीका का में बहुत सारे काम किए गए हैं, जहाँ की राजधानी आदिस अबाबा है, जिसका मतलब न्यू फ्लावर होता है, नया फूल। तो ये है। इसके बाद इधर ओपेड वाले पेज में आएंगे तो ओपेड वाले में क्लैश ऑफ कल्चर्स इन फेडरेशन, ये आर्टिकल लिखा है कृष्णन श्रीनिवासन ने। और इस आर्टिकल में बहुत घसीट करके बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके बताने की कोशिश की है कि यूरोपियन यूनियन जो कि ना फेडरेशन है ना कॉन्फेडरेशन है, उसको भारत के फेडरेशन से तुलना की गई है। और वहाँ हुआ ये है कि जो हंगरी और पोलैंड है वो वहाँ पर सेम सेक्स के बीच में मैरिजेस को लेकर के वहाँ चूँकि परंपरावादी देश हैं तो उन्होंने उसको नापसंद किया है। अब लेकिन यूरोपियन यूनियन में ये बड़ी मुसीबत है कि वहाँ किसी कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन लेना या उसको यूरोपियन यूनियन से निकालना वो तब तक नहीं संभव है जब तक कि सारे बाकी बचे हुए, तो पोलैंड के चूँकि हंगरी के साथ पोलैंड अपने आप लगा हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इसका जो थीम है कि स्टेट्स का जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो पूरे समूह के साथ, माने फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन, यूरोपियन यूनियन को तो आप कुछ कह नहीं सकते, यूनियन है। और मज़ेदार बात है कि इन्होंने केवल यूनियन टर्म को लेकर के यूरोपियन यूनियन को भारत को कहा गया है, क्योंकि भारत का जो पहला संविधान का पहला आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसका नाम है यूरोपियन यूनियन है। तो इन राइटर महोदय ने इसमें यूनियन शब्द को लेकर के कहा, लेकिन अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो भारत का यूनियन है और जो यूरोपियन यूनियन है उसमें क्या समानता है। अभी ब्रेक्जिट के तहत इंग्लैंड उससे बाहर हुआ है, ऐसा क्या हमारे यहाँ हो सकता है। फिर उन्होंने लास्ट लाइन में अपना मकसद साफ साफ लिख दिया कि जो कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात नरेंद्र मोदी ने की है वह एक ऑक्सीमोरॉन है, वो विरोधाभास। तो ये मेरा कोई मतलब इस सरकार का जो फेडरेशन को लेकर के क्या रवैया है वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, उसका मैं कोई पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ, इससे आप कोई अंदाज़ा मत लगाने लगिएगा। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जो बहुत घसीट करके इन्होंने केवल यूनियन शब्द का मेल होने के कारण भारतीय यूनियन और यूरोपियन यूनियन की समानता की है। और जैसा कि अंग्रेज या भारत के काले अंग्रेज़ों का अमूमन सम्मोहन रहता है ये बताने का कि अंग्रेज़ों ने भारत को एक किया, ये एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था, ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी, उसको राष्ट्र अंग्रेज़ों ने बनाया। तो उनको बड़ी शर्म या खिसियाहट आती, शर्म तो आती नहीं उनको, लेकिन आप वो सिर के बल खड़े हुए हैं और यूरोप को एक नहीं कर पा रहे हैं, और भारत को सिर के बल खड़े होकर के उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बावजूद भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर ने जो अंडर करेंट, कल्चरल अंडर करेंट है, जिस कल्चरल अंडर करेंट में इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सारी धाराएं बहती हैं, उनके समग्र प्रताप का परिणाम है कि भारत के हज़ारों बांटने की कोशिशों के बावजूद भारत एक रहा, और उसकी यूरोपियन यूनियन से इस तरीके से तुलना करना गैर वांछित है। ये आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये जो इधर का आर्टिकल है वीमेन एम्पावरमेंट पर जो कुछ भी आप लिखते हो उसके लिए बहुत ही मार्वलेस आर्टिकल है। कैटलीन जो कैरिको हैं, जिन्होंने जो एक बहुत बड़ी हंगरी की बहुत बड़ी बायोकेमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने मैसेंजर आरएनए पर काम किया, और आरएनए से मीडिएटेड जो इम्यूनिटी एक्टिवेशन की प्रक्रिया है कि किस तरीके से, चूँकि आरएनए डीएनए में जो ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, जो प्रोटीन डॉट्स होते हैं, उन्हीं के पर रिसर्च या रीमैपिंग करके, रीअरेंजमेंट करके ही सारा सिस्टम हमारी बॉडी में जो है अरबों, एक ही सेल में अरबों आरएनए डीएनए होते हैं, तो उनका इस पर इन्होंने काम किया। शुरू में इनको बिल्कुल इनकी बातचीत को मजाक में लिया गया, बाद में ये अल्टीमेटली इनका बड़ी मेहनत के बाद आज की तारीख में तो ये बायोएनटेक की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। फाइजर और बायोएनटेक ने मिल करके जो है वो वैक्सीन बनाई है जो आज बहुत काम आ रही है। और इस आर्टिकल ने कैटलीन कैरिको के लिए नोबेल प्राइज़ की वकालत की है, जो निश्चित तौर पर उसके लिए डिजर्व करती हैं, और वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पर निश्चित रूप से आपको उन्हें सैल्यूट करना चाहिए और एक बड़ा रोल मॉडल के रूप में
लिया जाना चाहिए। और ये जो एक मिथ बना हुआ था कि साइंटिस्ट अमूमन जो हैं वो पुरुष ही होते हैं, ऐसी मतलब रिकग्नाइज करने में मुश्किल हो रही थी इनके काम को, और तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है। इसके बाद एक नीचे का आर्टिकल आप देख रहे हैं, नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। तो ये बताते हैं, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई कानून बन गया या अभी कोई ऐसी चीज़ ऐसा कोई लॉ बन गया कि स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको बता दें कि आर्टिकल 19 क्लास 1 का सब क्लास बी जो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का फंडामेंटल राइट देता है, उसी का एक्सेप्शन जो है, उसी में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है, वो आपके आर्टिकल 19 क्लास 3 में है। क्लास 3 में कहा गया है कि द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। ये दो ही चीज़ें हैं। जैसे स्पीच जो एक्सप्रेशन है उस पर 7-8 ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन ये पीसेबल असेंबली विदाउट आर्म्स का जो राइट है, इसमें केवल 2 ही ग्राउंड पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। वो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। इसमें बहुत सारे केसेस आ चुके हैं कि जो इसके तहत जो जैसे आप कहीं भी इकट्ठा होते हैं, क्लब में इकट्ठा होते हैं, शादी बारात में इकट्ठा होते हैं, आपका राइट है, लेकिन जो उसमें बंदूक और तमंचा लेकर के इकट्ठा होते हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी के तहत पीसेबल पीसेबल असेंबल विदाउट आर्म्स में आपका धरना, प्रदर्शन, प्रोसेसन, मार्च, जुलूस, ये सब फंडामेंटल राइट अनेक डिसीजंस में ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, लेकिन कभी भी राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। जिसमें थोड़ा सा इस आर्टिकल को लेकर अभी जो है वो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल जो है वो 2021 का पेश किया गया है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल लाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो तमाम सारे जो एंसिलरी सर्विसेज रिलेटेड टू डिफेंस हैं, उनके लोगों को स्ट्राइक करने का राइट नहीं रहेगा। और वो उसमें इस आर्टिकल में जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी और ऐसी चीज़ों को लेकर के बात की गई है। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में कहा गया है कि टू सिक्योर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। ये जो लैंग्वेज है, ये वो बिल की लैंग्वेज है, तो ध्यान रखना चाहिए कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है आर्टिकल 19 के क्लास 3 में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो मुद्दा नहीं रखा गया है पीसेबल असेंबली विदाउट आर्म्स में। उसमें रखा गया है वो जो पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें तो है, लेकिन पीसेबल असेंबली विदाउट आर्म्स में जो है उसमें नहीं रखा गया है। उसमें सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है और दूसरा जो है पब्लिक ऑर्डर है। और इसमें कहा गया सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो ये जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो फिर दूसरे फंडामेंटल राइट्स उसमें आएंगे साथ ही साथ, क्योंकि पीसेबल विदाउट आर्म्स जो है, पीसेबल असेंबली विदाउट आर्म्स जो है वो उसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात क्लास 3 में की गई है, उसमें सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर ही आता है। दूसरी बात बता दें कि ये आपसे प्रीलिम में सवाल पूछा गया है कि एक तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इस तरीके से, और दूसरा ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, ब्यूरो से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट कानून बना करके रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये आर्टिकल 33 में है। तो ये सवाल 2005 में 6 में प्रीलिम्स में जीएस में पूछा गया कि क्या सिक्योरिटी पर्सनल्स के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। और उसमें आर्टिकल जो है वो 33 कहता है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एटसेट्रा। तो कह रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू।
तो इस भाग में केवल आर्टिकल 19 का ही नहीं, इस भाग में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें से किसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो ध्यान रखें कि जहाँ लिखा हो पार्लियामेंट में बाई लॉ, तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, दूसरा एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकती। ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी लेजिस्लेचर लिखा होता है तो वहाँ लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि आइदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इस बात को आप समझते रहेंगे। जहाँ पार्लियामेंट लिख दिया इसका मतलब उसने यूनियन लेजिस्लेचर के लिए ही केवल कहा है, चूँकि लेजिस्लेचर स्टेट में भी है, यूनियन में भी है। यूनियन के लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसका अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है। तो लेजिस्लेचर लिख दिया जाए तो इट कैन बी आइदर लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट। जहाँ पार्लियामेंट लिख दिया जाएगा तो पार्लियामेंट किसी राज्य को नहीं, की विधायिका को नहीं कहा जाता। जहाँ कहा जाए विधायिका कानून बना सकती है, तो विधायिका यदि कह दिया जाए तो उसका मतलब होता है विधायिका माने राज्य की भी विधायिका, केंद्र की भी विधायिका, माने वो एग्जीक्यूटिव का बिजनेस नहीं है। लेकिन संसद लिख दिया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा केंद्र की विधायिका बना सकती है, राज्य की विधायिका नहीं बना सकती। किन किन लोगों के लिए लिखा गया? द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, द मेंबर्स ऑफ फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, persons employed in any bureau or other organizations established by the state for purposes of intelligence or counter intelligence। और डी कहता है persons employed in or in connection with the telecommunication systems set up for the purposes of any force, bureau or organization referred to in class A to C, माने A to C जितने ऊपर बताए, इनसे जुड़े हुए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े पर्सनल्स को भी आगे कहता है बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एमंग देम। तो इस तरीके से इतने जो ए टू डी दिया गया है उनको पार्लियामेंट कानून बना करके उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या हटा सकती है, इसलिए कि जिससे वो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सके। तो ये जो आर्टिकल था इसके बारे में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई बात को एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के अखबार का इतना ही, कल जो आएगा उसके लिए कल बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।